हेलो गाइस, लास्ट क्लास पर हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स क्या होते हैं और रिसर्च प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या होता है। जब एक रिसर्चर को एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाती है तो उसके बाद वो अपनी रिसर्च को डिलिमिट करता है और डिलिमिट करने के पश्चात उसका जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। अर्थात शोध का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों का या शोध उद्देश्यों का निर्माण। तो आज की क्लास में हम लोग रिसर्च एम्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जनरली हम एक ही रेफरेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या ये दोनों ही कॉन्सेप्ट पर्याय हैं या सिनोनिम्स हैं, या फिर रिसर्च में टेक्निकली इन दोनों शब्दों के बीच कोई डिफरेंशिएशन होता है या कोई डिफरेंस होता है इनके मीनिंग को लेकर के या इनके स्ट्रक्चर को लेकर के। तो आज की क्लास में हम रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं और फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो आइए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग डायरी और पेन लेकर के बैठेगा। अगर कहीं पर कोई भी आपको लगे कि कोई जरूरी चीज है तो उसे आप नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। तो हमेशा की तरह जब भी हम रिसर्च में कोई भी चीज समझने का प्रयास करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो मैंने कई दफा आपसे कहा कि आप उस चीज को 3 रेफरेंस में समझने की कोशिश करिए। तो इससे रिसर्च का न केवल आपको नॉलेज होगा बल्कि आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है रिसर्च की वो भी काफी बेहतर होती चली जाएगी। तो वही 3 शब्द जो हमेशा हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, why and how। तो आज सबसे पहले चर्चा जब हम व्हाट की करते हैं तो हमने कहा कि व्हाट में हम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आज शुरुआत हम यहीं से करते हैं। तो पहला फेज जो हमारा लिखा है वो है रिसर्च एम एंड दूसरा टर्म हमारा लिखा है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हम इन्हीं का मीनिंग और कॉन्सेप्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च एम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग समझते हैं। एक तरफ हम लिख लेते हैं रिसर्च एम, या इसी को हम गोल भी कह सकते हैं, यानी इसको हम लक्ष्य कहते हैं। और एक तरफ हम लिखते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। तो देखिए टेक्निकली हम किसी भी चीज को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो पहला डिफरेंस ये है कि सामान्यतः हम दोनों को एक ही जैसे मान लेते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड के पहले जब टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास हुई तो हमने उसमें बताया था कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो टीचिंग गोल में अंत होता है टीचिंग एम, तो वही जो एम ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस वहां पर था उसी चीज को हम करते हैं। तो जो रिसर्च पे रिसर्च एम होता है, जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होता है, उसमें डिफरेंस ये है कि जो रिसर्च एम होते हैं वो ब्रॉड सेंस में होते हैं, ब्रॉड सेंस में होते हैं, और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नैरो सेंस में। ब्रॉड नैरो सेंस का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये व्यापक होते हैं और ये थोड़े संकुचित संदर्भों में होते हैं। इनका अर्थ थोड़ा व्यापक होता है, लेकिन अब इससे केवल समझ में नहीं आ रहा कि ये संकुचित है या संकुचित है, ये बृहत है या व्यापक है, इसका क्या मतलब है। तो हम यहाँ पर इन दोनों ही चीजों का
जो मीनिंग है वो जर्नल और टेक्निकल या कॉन्सेप्चुअली जैसे हम हमेशा करते आए हैं वैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम जर्नल वे में देखें कि रिसर्च एम क्या है, तो जर्नल वे में रिसर्च एम कोर कह दीजिए या सेंट्रल पार्ट या कोर या सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ स्टडी। जनरली जब आपसे कहा जाए कोर क्वेश्चन ऑफ स्टडी, कोर या सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ स्टडी, यानी किसी भी अध्ययन का, स्टडी या रिसर्च का भी कह सकते हैं यहां पर, यानी किसी भी अध्ययन या शोध का जो केंद्रीय या जो मुख्य प्रश्न होता है उसे ही हम जर्नल एम कहते हैं, और ये सिंगल होता है, ध्यान रखें ये सिंगल ही होता है तभी, लेकिन ब्रॉड सेंस में होता है। अब मीनिंग के बाद हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के थ्रू हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों को ड्रॉ करके सीखेंगे, लेकिन अभी केवल हम यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट समझ लें, फिर एक एग्जांपल के थ्रू भी इन चीजों को समझेंगे कि कोर क्वेश्चन क्या होता है या सेंट्रल क्वेश्चन क्या होता है। लेकिन जनरली हमसे जब पूछा जाए कि रिसर्च एम या रिसर्च गोल क्या होता है, तो रिसर्च गोल एक ब्रॉड टर्म में इस्तेमाल किया गया कॉन्सेप्ट है, जनरली जिसे हम कोर या सेंट्रल क्वेश्चन या सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टडी या कोर पार्ट ऑफ द स्टडी या रिसर्च कहते हैं। अब लेकिन अगर इसी जगह पर हमको जनरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिया जाए तो वो जर्नल वे में क्या होगा? जर्नल वे में चूंकि जब ये ब्रॉड होता है तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च होता है, क्योंकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी स्टडी का स्कोप क्या होगा, किसी भी स्टडी की डेप्थ क्या होगी या उसका ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगा। तो पर्पस क्या होता है या फंक्शन क्या होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को जब हम यहाँ पर आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कहा जाए तो ये सिंगल है लेकिन ब्रॉड है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। यानी जब हम रिसर्च एम को ब्रेक कर देते हैं इनटू सेवरल सेपरेट पार्ट्स में, तो वही हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है। अर्थात अगर हमसे जनरली पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, तो हम क्या कहेंगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज अ research objectives is the divided part of researching. Divided several part of the researching, ऐसे भी कह सकते हैं। Divided form of research aim in several number of parts। अर्थात जब हम किसी रिसर्च एम को किसमें कई सारे नंबर्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स address how research aim will be achieved।
अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको कोर क्वेश्चंस हमने पढ़ा, यहाँ पर इसको जनरली हमने समझने की कोशिश की। यहाँ पर एक तरीके से और भी हम यहाँ पर मेन जो वर्ड है वो है हाउ। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको एक और मीनिंग लेकर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनरली हम तो इसको स्कोर या सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द स्टडी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि what researcher is trying to achieve, what researcher is trying to achieve, यानी शोधकर्ता क्या अर्जित करने का या क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि ये what है और यहाँ पर why है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या निकल करके आती है, थोड़ा सा धैर्य के साथ समझेंगे कि चूंकि रिसर्च एम एक ही होता है, वो ब्रॉड टर्म में होता है, बड़े लंबे समय में होता है, लेकिन वो कोर पार्ट ऑफ द स्टडी होता है। और इसका संबंध क्या से है, यानी रिसर्चर क्या प्राप्त करना चाहता है, क्या उसकी रिसर्च प्रॉब्लम का क्या सलूशन, क्योंकि उसकी एक ही रिसर्च प्रॉब्लम है और उसकी रिसर्च प्रॉब्लम का एक यूनिक सलूशन होगा, तो एक्चुअल में वही यूनिक सलूशन फाइंड करना ही रिसर्चर का एम होता है या वही रिसर्च एम होता है। लेकिन अब वो रिसर्च एम को कैसे प्राप्त करे, उसको एक पाथ चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो करता है वो ऑब्जेक्टिव्स करता है। रिसर्च एम कभी भी रिसर्चर को गाइड नहीं करते हैं, रिसर्च एम कभी भी रिसर्चर को डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये काम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिसर्च एम से ही निकले हुए पार्ट्स होते हैं। यानी जब हम रिसर्च एम को ब्रेक डाउन करते हैं या उसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जो उसका डिवाइडेड फॉर्म ऑफ द रिसर्च एम, यानी डिवाइडेड फॉर्म ऑफ रिसर्च एम, रिसर्च का ही डिवाइडेड फॉर्म, जब कई रिसर्च एम को एक सिंगल रिसर्च एम को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो ये कहता है ये बताता है कि रिसर्चर अपने एम को, रिसर्च एम को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैसे अचीव करेगा, इसका एक पाथ दिखलाई पड़ता है हमको रिसर्च ऑब्जेक्टिव से। तो अगर कंसाइजली इस बात को समझने की कोशिश की जाए तो यही पता चलता है कि रिसर्च एम जो होता है उसका संबंध क्या से है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का संबंध कैसे से है। अर्थात रिसर्च एम ये बताता है कि रिसर्चर को क्या प्राप्त करना है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ये बताएंगे कि रिसर्चर उस रिसर्च एम को कैसे प्राप्त करेगा। किसी भी स्टडी में रिसर्च एम हमेशा सिंगल होता है क्योंकि प्रॉब्लम सिंगल होती है, लेकिन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल होते हैं और उनकी तमाम कैटेगरीज भी होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशन क्या है एम और ऑब्जेक्टिव्स के बीच, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जो बनते हैं वो एम बेस्ड होते हैं। जब एम्स को ही, चूंकि एम ब्रॉड टर्म में होता है और उस ब्रॉड टर्म्स को हम ब्रेक करते हैं सेवरल पार्ट्स में या लॉजिकली तरीके से, कनेक्टेड तरीके से हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे जो हम एक स्टेटमेंट्स निकालते हैं या सेंटेंस निकालते हैं, ज्यादातर वो सेंटेंस ही होते हैं, तो वो जो सेंटेंस निकालते हैं वही मल्टीपल या सेवरल सेंटेंसेस को ही हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये तो एक जनरल मीनिंग हुआ। तो हमसे जब सामान्यतः कोई व्यक्ति पूछे कि शोध के लक्ष्य क्या है, तो हम कहेंगे कि शोध का लक्ष्य शोध का मुख्य या केंद्रीय प्रश्न है जो इकलौता या सिंगल होता है। लेकिन जब हमसे कोई कहे सामान्यतः बताइए कि शोध के उद्देश्य क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि शोध उद्देश्य शोध के लक्ष्य को तोड़कर बनाए गए ऐसे वाक्य होते हैं या ऐसे भाग होते हैं जो रिसर्चर को ये गाइड करते हैं कि रिसर्चर अपना रिसर्च एम कैसे अचीव करेगा। इसका मतलब है कि रिसर्च एम रिसर्चर के लिए साध्य है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स उस साध्य को प्राप्त करने का साधन। इसका मतलब ये टूल है, ये मीन है और इस मीन्स को हम इस टूल की, यानी
एम ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से प्राप्त किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। ये जर्नल है, लेकिन टेक्निकली हम तो अभी इनको जर्नल वे में समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब टेक्निकली दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या टेक्निकली दोनों एक जैसे हैं या टेक्निकली दोनों में कोई डिफरेंस है? तो अब जरा हम इनको टेक्निकली डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर लें एक बार, या कॉन्सेप्चुअली देख लें। पहली चीज लेकिन ध्यान में आपको रखना है कि ये ब्रॉड होता है सबसे पहली चीज, क्योंकि यही आपको समझने में सबसे ज्यादा मददगार करेगी। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्चुअल वे में देखें, कॉन्सेप्चुअल वे में देखें तो जो रिसर्च एम होता है, हमने कहा कि वो सिंगल होता है, और सिंगल होता है तो टेक्निकली हम इसको कह सकते हैं व्हाट नीड्स व्हाट नीड ऑफ स्टडी, व्हाट नीड ऑफ स्टडी, ब्रॉड सेंस में बट सिंगल, और इसको तकनीकी रूप से हम कह सकते हैं नीड ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन की क्या आवश्यकता है, या नीड ऑफ रिसर्च। लेकिन अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम टेक्निकली समझने की कोशिश करें तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज अ क्लियर, कंसाइज, clear, concise, declarative, sentence of relationship, sentence of relationship between two or more than two variables which provide the direction, to investigate the variable under study। अब ये इसका एक कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को टेक्निकल मीनिंग को हम क्यों कहते हैं कि रिसर्च में जब भी बात की जाती है तो वेरिएबल रिलेशनशिप की बात की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम में भी ये बात की थी कि तकनीकी रूप से जब हमने रिसर्च प्रॉब्लम का मीनिंग देखा था तो हमने ये भी कहा था कि टेक्निकली या कॉन्सेप्चुअली रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, एक इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप है या एक ऐसा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी रिसर्च में प्रॉब्लम का तकनीकी पक्ष पूछा जाए तब भी हम वेरिएबल्स की हेल्प लेते हैं। जब ऑब्जेक्टिव्स की मीनिंग कोई भी कॉन्सेप्ट, हाइपोथेसिस आगे हम पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस में भी जब कॉन्सेप्चुअली कोई चीज पूछी जाए तो ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट का मतलब है वेरिएबल, वेरिएबल आगे आगे चलता है रिसर्च में। तो इसलिए जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल मीनिंग की बात आएगी तो वहां पर वेरिएबल्स का इन्वॉल्वेशन जरूर होगा, जो चीज आप यहाँ पर भी वेरिएबल रिलेशनशिप की बात रिसर्च प्रॉब्लम में भी हुई थी, वेरिएबल रिलेशनशिप की बात यही यहाँ पर भी निकल रही, क्योंकि बेस्ड ये होते जो रिसर्च एम होता है, चाहे रिसर्च ऑब्जेक्ट, भाई रिसर्च प्रॉब्लम पर बेस्ड हमारा रिसर्च एम होता है और रिसर्च एम्स को ही ब्रेक डाउन करके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इसलिए वेरिएबल रिलेशनशिप चलती रहती है। तो खैर हम वापस मीनिंग को समझते हैं। टेक्निकली क्या है, रिसर्च एम जो कि ब्रॉड सिंगल होता है, इसलिए हम इसको नीड ऑफ स्टडी भी कह सकते हैं, जिससे रिसर्चर अपने रिसर्च के द्वारा जो अचीव करना चाहता वही है। एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन
जब हमने जनरल टर्म में यहाँ पर देखा था, तो हमने जनरल टर्म में ये देखा था कि रिसर्च एम का ही डिवाइडेड पार्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होता है। यानी जब किसी रिसर्च एम को कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, जो रिसर्चर को ये गाइड करने लगता है कि रिसर्च एम कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, तो उन्हीं सभी डिवाइडेड पार्ट्स को हम एम कहते ऑब्जेक्टिव्स कहते थे। लेकिन अब जब डिवाइडेड किया गया तो दो चीजें आती हैं। क्या, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, एक स्टेटमेंट था और सेंटेंस था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ स्टडी एक स्टेटमेंट था। लेकिन अब यहाँ पर जब हमसे पूछा जाए कि क्या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एज ए स्टेटमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कभी भी एज ए स्टेटमेंट नहीं होगा, वो हमेशा एज ए सेंटेंस होगा, क्योंकि हम इसमें एक्शन वर्ब्स का ही इस्तेमाल करते हैं। हमेशा एक्शन वर्ब ओरिएंटेड होता है ऑब्जेक्टिव्स। इसकी चर्चा बाद में होगी। पहले यानी क्लियर यानी स्पष्ट, कंसाइज मतलब संक्षिप्त, डिक्लेरेटिव मतलब एक व्याख्यान किया गया होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर देन टू वेरिएबल, यानी दो या दो से अधिक चरों के बीच एक संबंध का निर्माण किया जाता है, जिस वाक्य निर्माण किया जाता है जो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वेरिएबल्स के बीच की किस प्रकार की समझ, चूंकि इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप होती है और उस इंट्रोगेटिव रिलेशनशिप का जो रिप्लाई होता है, उस रिप्लाई को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसी इन्वेस्टिगेशन में एक डायरेक्शन प्रोवाइडेशन का काम जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। तो अगर हमसे टेक्निकली पूछा जाए कि भाई रिसर्च एम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो तकनीकी रूप से हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च एम जो है वो नीड ऑफ स्टडी, यानी व्हाट नीड ऑफ स्टडी, अध्ययन की क्या जरूरत है या अध्ययन की क्या आवश्यकता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी एम का संबंध व्हाट से है और ऑब्जेक्टिव्स का संबंध हाउ से है। टेक्निकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसा स्पष्ट, छोटा, घोषित वाक्य है जिसमें दो या दो से अधिक संबंधों का उल्लेख होता है और जो चरों के बीच संबंधों की जांच में सहायता करता है शोधकर्ता की। तो आई होप कि आप दोनों मीनिंग समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर जब हम रिसर्च एम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं, तो फिर इसी में रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स निकल करके आते हैं, क्योंकि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही मेनली टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम वापस इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कितने प्रकार के होते हैं। अब जब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं वापस आकर, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमने कहा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज अ डिवाइडेड पार्ट ऑफ द रिसर्च एम, पहली चीज। अब जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली तीन तरह के बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, या इन्हीं को हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स या इन्हीं को हम मेन ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। कई नामों से ये जाना जाता है। दूसरे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, या इसी को हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, या इसी को हम सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। और एक तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है वो होता है कॉन्कॉमिटेंट।
कॉम्पिटेंट, यानी इनको हम सामान्य, प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। ये है विशिष्ट, द्वितीय या गौण उद्देश्य कह सकते हैं, और इसको हम सहवर्ती, यानी ये हमारे क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, गौण होते हैं, और ये हमारे सहवर्ती उद्देश्य होते हैं। ध्यान रखें कि ये जो दोनों उद्देश्य हैं, ये दोनों उद्देश्य हेल्प करते हैं मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। तो है ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं या फ्रेम करते हैं, स्टेट करते हैं अपने स्टडी में, लेकिन बस एक ध्यान रखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स को दो तरह के ऑब्जेक्टिव, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स या कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स तो हम समझ चुके थे, लेकिन अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, अब ये क्या होते हैं, इनका भी मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। तो अब जरा हम इनको समझते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए हम एक एक तरफ लिखते हैं, यानी ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऐसे लिखे हैं, तो हम इसको एक कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ें ताकि जल्दी आसानी से भी समझ में आए। तो हम प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव्स एक तरफ लिख लेते हैं, फिर दूसरी तरफ हम अपने स्पेसिफिक या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं, और तीसरी तरफ हम कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हैं क्या, हेल्पर हैं, किसके, मेन ऑब्जेक्टिव्स के। किसके हेल्पर हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स के। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का अगर हम मीनिंग देखें, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग देखें, तो कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग देखें, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का जो मीनिंग है वो लगभग ऑब्जेक्टिव जैसा ही था। अगर हम अभी हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का जो मीनिंग देखा था, वो देखा था वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर, यानी हमने देखा था कि एक ऐसा क्लियर, कंसाइज और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर देन वेरिएबल व्हिच प्रोवाइड द डायरेक्शन to investigate variable in under study या in the study। इसका मतलब है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी एक डिवाइडेड या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या निकल कर आता है कि प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस of relationship between IV and DV। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है, क्योंकि वहां पर हमने केवल वेरिएबल शब्द इस्तेमाल किया था, यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल शब्द इस्तेमाल हो रहा। अब यहां पर ये जो रिलेशनशिप है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच हो सकती है, और इनकी संख्या 2 हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। तो चाहे तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं कि
main objective is a declarative sentence of relationship between two or more than two IV and DV। ये मुख्य बात आपको यहाँ पर समझनी है कि जब हम मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो उसमें जो चर होंगे वो कम से कम 2 चर होंगे, और वो जो दोनों चर होंगे ना तो वो दोनों IV होंगे ना दोनों DV होंगे, उनमें से एक चर IV और एक चर DV होगा, और चरों की संख्या 3 है 4 है, तो उसमें से कितने भी IV और कितने भी DV हो सकते हैं, लेकिन सेम नेचर का जो वेरिएबल है वो मेन ऑब्जेक्टिव्स में नहीं होगा। ये बात यहाँ पर जब हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग देखा था तो वहां पर ये बात कंफर्म नहीं हो रही, तो वहां पर केवल इतना पता चला था कि वहां पर 2 या 2 से अधिक चरों के बीच का एक घोषित संबंध के बीच संबंधों का एक घोषित वाक्य है या बनाया गया वाक्य है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या एक ऐसा घोषित वाक्य है जिसमें कम से कम 2 आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच संबंधों का उल्लेख होता है। अब यहाँ पर 2 चर होंगे और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ IV और कुछ DV हो सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अभी जब हम कोई एक एग्जांपल लेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, केवल अभी दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बैठाइए। अब जब हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स का बात करते हैं तो ध्यान रखें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के बीच वही संबंध होता है जो रिसर्च एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच हमने देखा था। अर्थात हमने क्या देखा था कि जो रिसर्च एम था वो ब्रॉड था। अब यहाँ पर जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारा ब्रॉड सेंस में हो जाएगा। जो हमारा प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव है वो ब्रॉड सेंस में है होता है, और जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो नैरो सेंस में होते हैं। ये वही चीज है जैसा एम और ऑब्जेक्टिव्स में देखो, वहां पर ऑब्जेक्टिव्स नैरो था इन कंपैरिजन टू एम, लेकिन अब यहाँ पर वैसे ऑब्जेक्टिव अपने आप में नैरो होता है, लेकिन वो नैरो किसकी तुलना में, एम की तुलना में होता है। लेकिन अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं तो फिर वहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी या मेन और जो स्पेसिफिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इनको जर्नल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, तो जर्नल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या रिलेशनशिप होती है, तो जर्नल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में भी वही रिलेशनशिप होती है ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस का। तो अब इसका मतलब था कि जब हमने एम को तोड़ा था तो ऑब्जेक्टिव बने थे। अब हम जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को या जर्नल ऑब्जेक्टिव को ब्रेक करेंगे तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम इसको मीनिंग निकालें तो सिंपल सा मीनिंग निकल सकता है लॉजिकल कनेक्टेड स्मॉल divided part, logical connected small divided part of journal or main objective। मतलब जब हम किसी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिवाइड करेंगे, उसको तोड़ेंगे, कैसे, लेकिन हवाई में नहीं बल्कि लॉजिकल तरीके से तोड़ेंगे और छोटे भागों में, यानी उसको ब्रेक करके छोटा कर देंगे, तो वही हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। यानी एक मेन ऑब्जेक्टिव या एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के मल्टीपल सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, यानी लेकिन बस ध्यान रहे कि वो लॉजिकल होने चाहिए और कनेक्टेड होने चाहिए, यानी क्लोजली रिलेटेड टू प्राइमरी होने चाहिए। अर्थात हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को अगर मिला दें तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बन जाना चाहिए, या जितने भी हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कहीं ना कहीं किसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से कनेक्टेड होंगे या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। तो किसी भी शोध में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की जो प्राप्ति होती है
वो सेकेंडरी या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति पर ही निर्भर करती है या होती है। लेकिन हम सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ही फ्रेम करते हैं और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, अर्थात प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये हवाई ब्रेक नहीं होता है, या लॉजिकल ब्रेक होता है। अब यानी जब अगर ये इसी से निकला तो जाहिर सी बात है ये इनको जब हम अचीव करेंगे या इनको प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फुलफिल होंगे। अब लेकिन इन दोनों में क्या है, अब जो रिलेशनशिप है, जैसे यहां पर आईवी और डीवी दोनों होते हैं, लेकिन यहां पर ये जो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये डिवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट होता है या तरीका होता है, उसमें हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होते हैं, आईवी डीवी दोनों होते हैं। यहाँ पर हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, आईवी के आधार आईवी को अलग कर लिया और भाई डिवाइडेड करना है ना यहाँ पर, तो डिवाइड करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर हम आईवी के अलग ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हैं और डीवी के अलग ऑब्जेक्टिव, डिवाइड हो गया। यहाँ पर आईवी और डीवी दोनों साथ साथ होता है, यहाँ पर आईवी को अलग कर दिया, डीवी को अलग कर दिया, तो डिवाइड हो गया। और इसी इन दोनों को जब मिला देते हैं तो ये वाला बन जाता, सिंपल है। बाकी प्रैक्टिकली अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे। अब ये भी क्या है, कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव्स भी ये सबसे थोड़े से लोवेस्ट होते हैं, लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव्स या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ये भी हेल्प करने में सहायता करते हैं। तो इनका मीनिंग क्या होता है, अब इन दोनों में जो संबंध होता है, सिमिलरिटी क्या है कि ये सेकेंडरी प्राइमरी को फुलफिल करता है, और दोनों का जो संबंध है, ये दोनों ही सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वेरिएबल रिलेटेड होते हैं, वेरिएबल रिलेशनशिप को संबंध जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होते हैं ये मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या ये मिसलेनियस सेंटेंसेस होते हैं। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, कॉन्कॉमिटेंट ऑब्जेक्टिव्स इज अ miscellaneous objectives which give help to fulfill fulfillness of main objectives। यानी मेन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में क्या करते हैं, सहायता देते हैं। लेकिन इनका संबंध आईवी या डीवी से नहीं होता है, ये कुछ अलग किस्म के होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे कि किसी भी मेन ऑब्जेक्टिव्स में जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वहां पर कोई वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल के बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें टूल चाहिए। कभी कभी वो टूल अवेलेबल नहीं होता तो हम टूल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और टूल अगर है तो उस टूल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को हम रिस्टैब्लिश करते हैं। फिर रिसर्च में डेटा के लिए रिसर्चर को एक सुटेबल स्टडी सब्जेक्ट्स या एक सैंपल सेलेक्ट करना होता है, या सैंपल की पहचान करनी होती है। तो उससे संबंधित भी हमें, क्योंकि चर के बारे में सूचना तब आएगी जब हमारा सैंपल सही होगा, और सैंपल पर जो हम टूल एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो भी अच्छा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये रिलेटेड टू टूल कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, फिर टूल कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, सैंपल आइडेंटिफिकेशन कह लीजिए, टूल की वैलिडिटी या उसकी रिलायबिलिटी को दोबारा रिस्टैब्लिश करना है। ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो इन पर बात की जाती है। ये कैसे फ्रेम होते हैं, जब अभी हम इनको बनाएंगे तब आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। तो जब हमसे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जनरली हम कहेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स रिसर्च एम का डिवाइडेड पार्ट होता है, जो ये बताता है कि रिसर्च एम को कैसे अचीव किया जाए।
लेकिन टेक्निकली जब हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक ऐसा क्लियर, कंसाइज और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल है जो रिसर्चर को ये गाइड करता है या रिसर्चर को ये डायरेक्शन देता है कि रिसर्च एम को कैसे अचीव किया जाए। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी या मेन ऑब्जेक्टिव्स या जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, भी कई सारे अल्टरनेटिव नेम है, ध्यान रखें। सेकेंडरी, स्पेसिफिक या सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स और कॉम्पिटेंट या सहवर्ती उद्देश्य। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल होता है जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट और कम से कम एक डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की डिक्लेरेटिव रिलेशनशिप क्या कहलाती है, प्राइमरी होती है। और जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन किया जाता है लॉजिकली और कनेक्टेड फॉर्म में, तो उससे जो सेंटेंस बनते हैं तो वो हमारे स्पेसिफिक या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को अलग अलग रखा जाता है या अलग अलग करके इनको बनाया जाता है। और कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरह ही मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनका संबंध जो है वो वेरिएबल से ना, आईवी या डीवी से ना हो करके अदर चीजों से होता है, जैसे वो सब्जेक्ट्स या पार्टिसिपेंट से रिलेटेड होता है, रिसर्च टेक्निक से होता है, सैम्पलिंग टेक्निक से होता है, रिसर्च टूल से होता है। तमाम जो रिसर्च में और भी गतिविधियां होती हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें करनी पड़ती है, ये उन सब, इसीलिए इसको हम मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव्स भी कह देते हैं। अब तो आज हम लोगों ने रिसर्च एम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्रिमिनेट करना सीखा, और फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के जो पार्ट है वो हमने समझने की कोशिश की कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कितने प्रकार का होता है। और हमने ये जाना कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स 3 प्रकार का होता है। एक हमारा जो जर्नल या मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर हमारे सेकेंडरी या स्पेसिफिक होते हैं, और फिर कॉम्पिटेंट होते हैं। अब ये सब कुछ जो हमने पढ़ा, अगर हम इसको ड्राइव करें, थोड़ा सा इलस्ट्रेट करें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं हम। तो एक हम रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं और उसके आधार पर ये चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं और उनसे इनको ड्रॉ करना सीखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली, ताकि हमें जो लिखा है या वो जो हमने नोट डाउन किया है वो हमको थोड़ा सा समझ में आए। तो मान लीजिए एक रिसर्च प्रॉब्लम हम लिखते हैं, आप लोग आप खुद अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एक सोच करके इसको लिखें, प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है कि a comparative study of emotional intelligence and mental health of prospective teachers in reference to their academic achievement. अब ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी भावी शिक्षकों की भावनात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि और उनके मानसिक स्वास्थ्य का उनकी शैक्षिक उपलब्धि या अकादमिक उपलब्धि के संदर्भ में अध्ययन या उसके संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन। तो हमारी रिसर्च कैसी है, हमारी एक एक्सपोज फैक्टर या कंपैरेटिव स्टडी है। अब हमारे
वेरिएबल्स क्या हैं? हमारे वेरिएबल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल हेल्थ, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स और एकेडमिक अचीवमेंट्स। अब इसमें कौन सा वेरिएबल आईवी है, कौन सा डीवी है, ये हम लोगों ने जब वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था तो वहां पर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब वहां पर उस चीज को दोबारा से चर्चा करनी जरूरी नहीं है। ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। अब हमें यहां से क्या समझना है? हमें समझना है मुख्यतः 4 चीजें। हमें समझना है एम, हमें समझना है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या हमारे मेन ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव, हमें समझना है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और हमें समझना है यहाँ पर कॉन्कॉम्बिटेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो चूंकि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम सिंगल है, तो हमें यानी इसका सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिसर्च एम देखना है। तो रिसर्च एम हमारा क्या है, हमारे शोध का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि जो भावी शिक्षक है, भावी शिक्षक का मतलब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एनरोल्ड स्टूडेंट है, यानी जो बीएड बीटीसी के विद्यार्थी हैं, हमें यह जानना है कि जो बीएड या बीटीसी के विद्यार्थी हैं, अब उनकी जो भावात्मक बुद्धि होती है एवं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, उसका उनकी शैक्षिक उपलब्धि के साथ क्या संबंध है। अर्थात जिन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अच्छी होती है, क्या उनकी भावात्मक बुद्धि भी अच्छी होती है, या भावात्मक बुद्धि अच्छी होने का प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर पड़ता है, क्या फिर जिनके मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है उनका मानसिक स्वास्थ्य का क्या संबंध होता है उनकी अकादमिक उपलब्धि से या उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर। तो हमारा जो एम है, वो हमारा एम है कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनके इन तीन वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है। हमारा जो वेरिएबल है, ये जो 3 वेरिएबल है, इन 3 वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप हमें जानना है, ये हमारा एम है। तो यानी अगर हम एम की बात करें तो हम एम में क्या कहेंगे, हमने कहा ना कि एम का संबंध जो है वो व्हाट से होता है, तो हमें जानना है कि व्हाट इज द relationship amongst what is the relationship among EQ and mental health, EQ, mental health and academic achievement। ये क्वेश्चन मार्क है। हमने कहा था कि कोर क्वेश्चन, जब हमने रिसर्च एम की बात की थी तो हमने ये बात कही थी कि रिसर्च एम क्या होता है, कोर क्वेश्चन या सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द स्टडी होता है। और हमारी इस स्टडी का सेंट्रल क्वेश्चंस क्या है? सेंट्रल क्वेश्चंस तो यही है कि इन 3 वेरिएबल्स के बीच की क्या रिलेशनशिप होती है। व्हाट इज द रिलेशनशिप among EQ, mental IQ and academic achievement of prospective teachers। तो ये हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है और ये रिसर्च प्रॉब्लम का एक सिंगल रिसर्च एम है, यानी ये क्या है, हमारा एक कोर क्वेश्चन है। इसको लिखने का तरीका कई तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से लिखा जाए, लेकिन एक कोर क्वेश्चन हमने बनाया यहां से, और कोर क्वेश्चंस क्या है, रिसर्च एम बना। अब इसी कोर क्वेश्चंस को हमें डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे होता है, चूंकि अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं, अब वो 2 तरह के हो सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स को,
तो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स डिवाइड होंगे किसमें, मेल में, फीमेल में डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा जो अचीवमेंट होता है, एकेडमिक अचीवमेंट होता है स्टूडेंट्स का, वो हाई और लो भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ भी उनकी गुड बैड हो सकती है। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अभी हमने कहा था कि थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एम को डिवाइड करके बनता है। अब जब हमने एम को डिवाइड किया, एम को डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो जो वेरिएबल है, उन्हीं वेरिएबल्स को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो हमारा जो भावी शिक्षक था उसको हमने जेंडर में डिवाइड कर दिया, या हमारा जो अचीवमेंट था उसको हमने हाई और लो में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक संभावना बनती है कई सारे और सेंटेंस फ्रेम करने की। तो अब ये जो हमारा कोर क्वेश्चन है, अगर इसी कोर क्वेश्चन से हम अब क्या निकालें, हम अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स निकालें। और अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे निकालें, हम प्राइमरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी निकालें और हम सेकेंडरी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी निकालें और कॉम्पिटेंट निकालें। तो अब जरा इसी कोर क्वेश्चंस को हटाने के बाद हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। और अब हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरी भी बनाएंगे, सेकेंडरी भी बनाएंगे और कॉम्पिटेंट भी बनाएंगे। एक एक देखेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा और नहीं आया तो फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आईवी और डीवी के बीच की रिलेशनशिप। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई हमारा आईवी कौन है, हमारा डीवी कौन है, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अब अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ले तो हमारा जो आईवी है वो हमारा एकेडमिक अचीवमेंट है, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या जो हमारी मेंटल हेल्थ है हम उसको डीवी कर सकते हैं, या स्टडी के अकॉर्डिंग, या जिस तरीके से आप अपने डिजाइन को फ्रेम करेंगे। तो मान लीजिए कि हम ब्रेक कर रहे हैं, हम एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स या एक मेन ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स है हमारा 3 वेरिएबल हैं, हम एक, यानी हमारा डिजाइन क्या है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ की स्टडी हमें करनी है एकेडमिक अचीवमेंट के रेफरेंस में। तो हमारे पास क्या है, एक तरफ 2 वेरिएबल हैं, यानी हमारी जो डिजाइन है वो 1/2 की है। अब हम किसी को भी ले ले, हम ले लेते हैं मान लीजिए 2 अगर हम यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस को ले लें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं टू assess the emotional intelligence to assess the emotional intelligence and या यहाँ पर टू कंपेयर, ऐसे कह सकते हैं, टू कंपेयर द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। अब देखें कि हमने यहां पर एक आईवी और एक डीवी ले लिया, एक आईवी और एक डीवी ले लिया, और आईवी डीवी के बीच की रिलेशन 2 वेरिएबल्स हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसी का सेकेंडरी बना लेते हैं। अब सेकेंडरी यहां पर हाई लो में डिवाइड करके बनाया जा सकता है, या इसी को हम बना सकते हैं। तो अब अगर हम यहां पर कह दें, अब सेकेंडरी, अब
ये मेन है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के इसको ब्रेक करके बनते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ब्रेक करके बनते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को। तो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक करें तो हमें यहाँ पर दो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। एक हम लिखते हैं यहाँ पर टू कंपेयर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट को शॉर्ट फॉर्म में EQ लिखते हैं। टू कंपेयर EQ एंड AQ ऑफ मेल प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। तो अब यहां पर एक बार ये मेल ले लिया, अब हम इसको क्या, अब दूसरा हम इसको क्या करें कि टू कंपेयर AQ and EQ of female prospective teachers। तो अब अगर इसमें जब हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स की बात करते हैं तो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स तो दोनों जेंडर के होते हैं, मेल के भी होते हैं और फीमेल। तो हमने एक बार इनको ब्रेक कर दिया मेल और फीमेल में, तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यही ऑब्जेक्टिव तो बन सकता है, यही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। केवल ऐसा ही नहीं, हम यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट्स की बात कर लें कि हम यहाँ पर एक बार हाई एकेडमिक अचीवमेंट्स को लेकर के बनाए, फिर एक बार लो को बनाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो बनते हैं वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को आपस में मिलाने से बनते हैं, चाहे इधर से समझ लें या फिर ये कह दीजिए कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। अब ध्यान रखें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में यहां पर आप बात करेंगे तो यहां पर IQ जो है दोनों चीजें हैं, लेकिन हम इसको केवल IB के रेफरेंस में भी बना सकते हैं और DB के रेफरेंस में बना सकते हैं। ये रिसर्चर को एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब तीसरा क्या, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी प्राइमरी के दो ही सेकेंडरी हो सकते हैं? तो हमने कहा ना कि जितना आप ब्रेक कर सकते हैं उतना बना सकते हैं, किसी भी प्राइमरी को जितना ब्रेक डाउन कर सके, लेकिन बस लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। उसको जितना छोटा से छोटा पार्ट में डिवाइड कर सके वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अब कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि हमें अगर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स की बात की जाए या उनके EQ की बात की जाए, AQ की बात की जाए, तो हम कह दें कि भाई EQ के लिए एक हम लिखेंगे ना कि टू फाइंड द EQ स्कोर फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू फाइंड अ गुड EQ स्केल, यानी हमें विद्यार्थियों के संवेगात्मक बुद्धि प्राप्तांक के लिए एक उपयुक्त EQ स्केल चाहिए, तो हम उसको फाइंड करेंगे और उसका निर्माण करेंगे। हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, हम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स की पहचान करना यानी एक्शन वर्ब के फॉर्म में हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो उसे से ही हमारे वो कॉम्पिटेंट ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें कि रिसर्च प्रॉब्लम के वेरिएबल से नहीं संबंधित होते, लेकिन रिसर्च में जो दूसरी मिसलेनियस चीजें होती हैं, टूल, प्रविधि, सैंपल, यूनिट्स, उनसे संबंधित होते हैं और वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स या जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं। तो आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स के टाइप्स देखे, उनका मीनिंग देखा और थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू अगली क्लास में एक और एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्यों नेसेसरी होते हैं, व्हाई, और फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन या उनका स्टेट कैसे की जाती है या बनाई कैसे जाती है, इसकी चर्चा भी हम लोग अगली क्लास पर करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अगली क्लास पर इसके कुछ पॉइंट्स और भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक इसको समझने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस हो वो जरूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब टॉपिक को पढ़ाएं तो उस पर आपकी उन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करें और बेहतर से बेहतर नॉलेज आपके लिए लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।